फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से डीएम कासल का सीन दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन पैनल दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि जिन्वू को प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीम मोनार्क मिल चुका है। ठीक है। और इसी चीज की जरूरत थी उसको एलेजर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। इतनी मेहनत उसने इसी चीज के लिए की थी। यहाँ पे क्राफ्ट करने का ऑप्शन आ जाता है क्योंकि उसको तीनों इंग्रेडिएंट्स मिल चुके होते हैं, लेकिन इस क्राफ्टिंग के लिए उसके इंटेलिजेंस टैट की मदद ली जाएगी। तो यार इसके चांसेस ऊपर नीचे वाले हैं। ठीक है, तो जिन्वू एग्री कर देता है। ये क्राफ्टिंग शुरू हो जाती है और फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाती है और जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाता है। लेकिन अब वो यही चीज सोचता है कि क्या इससे उसकी मॉम की जो इटर्नल स्लीप वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है या फिर नहीं। तभी पीछे से आयरन इस ड्रैगन की बॉडी को उठा के लेके आ जाता है और भाई वो उसको अराइज करने के लिए लेके आया होता है। तो जिन वो इसे अराइज कर देता है, लेकिन वो उसका नाम भूल गया होता है जिस वजह से वो उसका नाम काल रख देता है। ठीक है, अब यार एसल तो काफी ज्यादा खुश होती है। वो यही सोचती है कि यार हम इस ड्रैगन के ऊपर बैठ के जल्दी से जल्दी हमारे घर पे जा सकते हैं और वहां पे हम काफी तगड़ी पार्टी करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जिन्वू के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। वो अपनी मॉम को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहता है। अब वो सोचते हैं कि वो करे क्या। वो बाकी रिवॉर्ड्स चेक करना शुरू करता है तो उसे याद आता है उसको एक रून स्टोन मिला था। अब यार इस स्टोन की मदद से उसको शैडो एक्सचेंज की एक एबिलिटी मिलती है जिससे कि वो अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जगह बदल सकता है। ठीक है, अब आपको याद होगा यहाँ पे आने से पहले जिन्वू ने अपने इलाके में कुछ सोल्जर्स को भेजा था, छोड़ा था। तो उनमें से एक सोल्जर से वो अपनी जगह एक्सचेंज कर लेता है, जाने लग जाता है और ईसल को कहता है कि ठीक है फिर ईसल तुम घर जाओ और अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पे एसल यही कहती है कि जिन्वू मैं तुमसे, लेकिन इतने में यहाँ पे जिन्वू का कोई सोल्जर आ जाता है और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि एसल क्या कहना चाहती थी। एनीवे वो यहाँ पे एक गली के अंदर आ चुका होता है और हमें एक बात बताई जाती है कि अब 3 घंटे तक वो इस शैडो एक्सचेंज वाले स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे काफी तगड़ी जंप लगाते हैं और काइल को बुला लेता है और ड्रैगन के ऊपर बैठ के निकल जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। जिंचल ने एक रिपोर्ट रेडी की होती है आर्ट्स के ऊपर, फ्लाइंग आर्ट्स, ठीक है ना। और इनकी एक स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी होती है कि ये लोग एक स्पेशल इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आर्ट्स एक दूसरे को कांटेक्ट ना कर पाए और उसके बाद ये जाएंगे आइलैंड के अंदर। ठीक है, और जो दूसरी टी होगी वो क्वीन आंट के पास जाएगी उसे खत्म करने के लिए। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरफेरेंस वाली वेव्स है वो ठीक से काम करेंगी या फिर नहीं, लेकिन उसके लिए भी इनके पास जो एस्केप रूट है ना वो रेडी होता है अगर इनका प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अभी के लिए तो ये पूरी तरह से बस प्रिपेयर ही कर सकते हैं अपने आप को और हंटर्स को आइलैंड पे जाने के लिए। यहाँ पे गू ही पूछता है कि क्या तुम्हें सन जिन्वू की कोई रिपोर्ट मिली, कुछ पता है वो कहाँ पे है। तो नचल कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं पता। दूसरा यहाँ पे हमें बेक का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने एक दोस्त बंगू के साथ ड्रिंक करने के लिए आया होता है। ठीक है, अब बंगो यार एक एस रैंक का हीलर होता है, काफी अच्छा खासा हंटर रह चुका होता है ये, लेकिन ये रिटायर हो चुका होता है। ये सिर्फ एक ओल होता, एक ऐसा हंटर है जो कि भाई बिना किसी जख्म के या चोट लगने से पहले रिटायर हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बेक का काफी अच्छा खासा कंपेनिया होता है जिंदगी और मौत के साथ वाला। ठीक है ना। बंगो पूछता है कि तो बेक तुम क्या वहां पे सच में जाने वाले हो जेजो आइलैंड रेड पे। तो बेक बता देता है कि हाँ तो ऑब्वियसली बात है, इनका एक दोस्त था नसक नाम का। ठीक है, वो भी जेजो आइलैंड रेड पे गया था, लेकिन भाई वहां पे वो बहुत बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ठीक है, इसकी डिटेल्स आगे एपिसोड में पता चलेंगी। तो बेक का तो यही कहना होता है कि भाई अगर हम इन आर्ट्स को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो यहाँ पे भी सब लोगों की यही हालत होगी। तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे बंगो यही कहता है कि वो तो कभी नहीं जाना चाहता उस आइलैंड पे फिर से, और वो मना कर देता है बेक को। वो कहता है अगर वो मुझे इनवाइट करने आया तो मैं नहीं आने वाला। तो बेक कहते हैं नहीं मैं तुम्हें इनवाइट करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता हम फिर से मिलेंगे या नहीं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बंग को बताता है कि वो एक सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहता है क्योंकि वो काफी खून खराबा देख चुका है और वो अब शांति की जिंदगी जीना चाहता है। ठीक है, उसको हिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद होती है और ये बात सुन के यहाँ पे बेक को एक चीज नोटिस होती है कि यार जो हंटर्स होते हैं ना उनको लड़ने से डर नहीं लगता, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, यही उनकी जिंदगी बन जाती है।
शायद यही एक रीजन है कि लोग अवेक होते हैं, जिन लोगों के अंदर लड़ने की इच्छा होती है। ओके, दूसरे यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जिन्वू बैठा होता है, वो देखता है कि उसकी मॉम के गले पे एक जला हुआ निशान है। उसे याद आता है कि बचपन में वो गर्म पानी से अपनी मॉम के बाल धोना चाहता था और गलती से उसकी मॉम की गर्दन जल गई थी और ये स्कार जिन्वू की वजह से हुआ है। वो यहाँ पे एलेजर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में ले आता है और वो ये सोचता है और वो ये कि यार ये चीज काम करेगी या नहीं। भले ही सिस्टम ने उसकी काफी मदद की है, उसको 0 से लेके 100 पे लेके आ चुका है सिस्टम, ठीक है, ई रैंक के हंटर से एस रैंक के हंटर तक, और अब एक चाह रहा है उसको एक और बार ड्रस करना होगा सिस्टम पे। वो यहाँ पे एलेजर ऑफ लाइफ पिलाने से पहले थोड़ा कांपता है, लेकिन फिर भी अपनी मॉम को ये पिला देता है, जिसके बाद वो नोटिस करता है उसकी मॉम की जो स्किन होती है वो ग्लो करने लग जाती है, हील हो जाते हैं, उनके सारे वुड्स और उनका जला हुआ मार्क भी गायब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मॉम जाग नहीं है। तो यहाँ पे जिन्वू थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, वो बैठ जाता है, वो यही सोचता है कि प्लीज मम उठिए उठिए। दूसरा यहाँ पे हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है, तो वो बाहर निकल जाती है घूमने के लिए। अब जब जिन्वू ये सारी बातें सोच रहा होता है तो देखता है वो कि यार उसकी मॉम फाइनली उठ चुकी है। और भाई ये काफी इमोशनल मोमेंट है, काफी अच्छा खासा मोमेंट है। आप ये एपिसोड देखना चाहते हो तो। और वो जिना के बारे में पूछती है, जिना भी ठीक होती है तो उसकी मॉम कहती है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम काफी मैच्योर हो गए हो और तुमने अपना प्रॉमिस बिल्कुल अच्छे से निभाया, लेकिन तुम्हें चोट लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि तुमने काफी मेहनत की होगी, है ना। तो यार ये सुन के यहाँ पे जिन्वू रोने ही लग जाता है बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना। ये काफी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि वो इसी पल के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था शुरुआत से लेके अब तक। अगली सुबह यहाँ पे भाई डॉक्टर को बताया जाता है कि भाई इटर्नल स्लीप वाली एक जो पेशेंट थी वो जाग चुकी है और ये काफी कमाल का केस है, उनकी बॉडी में कोई भी अब नॉर्मेलिटीज नहीं है और उनकी फैमिली चाहती है कि हम उन्हें डिस्चार्ज कर दें। जिना यहाँ पे आ चुकी होती है, वो भी काफी इमोशनल हो जाती है अपनी मॉम को देखने के बाद। जिन्वो यह कहता है कि अभी तक वो काफी सारी चीजें अचीव कर चुका है, लेकिन उसका असली रिवॉर्ड तो उसको अब जाके मिला है। दूसरा यहाँ पे हमें एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुन ही फाइनली जेजो आइलैंड रेड की जो 4th मिशन है उसके बारे में अनाउंसमेंट कर देता है, क्योंकि हाल ही में भाई विंग्ड वाले एंट ने अटैक किया था, तो उसके जवाब में ये लोग यहाँ पे अटैक करने वाले जेजो आइलैंड पे। और वो बता देता है कि हमारे इस रेड मिशन में सिर्फ एस रैंक के हंटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, साथ के साथ साथ यहाँ पे जापान के भी 10 एस रैंक हंटर्स आने वाले हैं, जहां तक बात है ए रैंक और उससे नीचे वाले हंटर्स की, तो वो बस यहाँ पे सपोर्ट के लिए रहेंगे, ठीक है। और इस बार हम पक्का जीतेंगे, बंगो भी ये न्यूज देख लेता है। अब वो यार पहले का टाइम याद करता है जब वो बेक और नसक के साथ था। अब यूसुक यहाँ पे इस समय जिंदा था और उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और वो यही कहता है कि हमसे ज्यादा डर तो उन लोगों को लगना चाहिए जिनको लड़ना ही नहीं आता है। तो वो यही कहता है कि हम तीनों एक दूसरे के लिए हैं और हमें ही एक दूसरे का साथ देना होगा, खासकर बिग का, ठीक है। जब जिन्वू की फैमिली घर आती है तो ये लोग देखते हैं काफी गंदा पड़ा होता है घर, और जिन्वू यहाँ पे जिन्हा का मुंह पकड़ लेता है और वो कहता है तुम, मैं बाहर गया और तुमने पूरे घर की वॉट लगा के रख दी। तो उसकी माँ उसे कहती है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, अब 4 साल के बाद हम चलो फिर से साथ मिलके साफ सफाई करते हैं, ठीक है। अब ये घर इनका काफी ज्यादा पुराना हो चुका होता है, तकरीबन बचपन से ये लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं। जिन्वू को एक चीज रियलाइज होती है कि यार जब से वो हंटर बना है ना, तब से वो ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से काफी ज्यादा दूर हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी हो जहां से वो वापस नहीं आ सकता। तभी यहाँ पे जिन्वू की मॉम देखती है अपनी फैमिली में, फोटो में उसके हस्बैंड होते हैं, यानी कि जिन्वू के डैड, और वो पूछती है कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ अपडेट मिला। तो यार कोई अपडेट नहीं मिला होता इनको। जिन्वू के मम बताती है कि भाई जिन्वू के डैड एक फायर फाइटर थे हंटर बनने से पहले, और वो काफी कूल लगते थे जब वो इंसानों को बचाते थे। तो ये सारी खूबी यहाँ पे जिन्वू के अंदर भी है। जिना कहती है मेरे अंदर भी खूबी है ना, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो जिन्वू की मम कहती है हाँ। दूसरा यहाँ पे हमें गुही का सीन दिखाया जाता है। अब यार ये लोग बात करते हैं एक एस रैंक के हंटर के बारे में जो अमेरिका से आया था जस्ट इधर घूमने के लिए, पता करने के लिए, या फिर शायद कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, खासकर कि हंग डोंगू के बारे में। अब आपको पता होगा या डोंगू वही बंदा है जो अमेरिका से आया था, तो ये बंदा भी उसको जानता है, लेकिन इसके कुछ और मोटिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये
इनके इस जो आइलैंड रेड पे तो टांग नहीं हटाएगा। यही बात गून ही करता है। वो फिर से जिन्वू के बारे में पूछता है तो नचल बताता है कि हाँ, हमारा कांटेक्ट हो चुका है और वो जस्ट यहाँ पे आने ही वाला होगा। अब यहाँ पे गुही जिन्वू को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो आइलैंड रेड के बारे में। तो जिन्वू मन में यही सोचता है कि यार ये तो काफी अच्छा खासा मौका है लेवल अप करने का, लेकिन इस समय वो नहीं कर सकता यहाँ पे। इससे पहले कि वो अपना आंसर दे पाए तभी उसको एक खतरनाक रहा फील होता है कुछ एस रैंक के हंटर्स का, और वो आसपास लड़ रहे होते हैं। तो गूनी बता देता है कि जिम में जो एस रैंक हंटर्स है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाई खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। बेक जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसका सामना हो रहा होता है इधर माँ डोंगवुक से, ठीक है। और ये दोनों ही काफी कमाल के होते हैं और इसे देख के जिन्वू को ऐसा लगता है कि यार बेक तो ठीक से संभाल नहीं पा रहा इस फाइट को। तभी यहाँ पे साइड में से चॉय जंगेना आता है। वो कहता है ऐसा मत कहो, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो जो बंदा है ना कराटे के यूनिफॉर्म में, वो है मार डंगवक फेम गिल्ड का। तो जिन वो कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, मतलब उनका सामने वाला ओपने तो काफी कमाल का है ना। तो चॉय जंग कहता है देखो यार, बात ऐसी है कि लोगों के सामने अपनी पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि वो जब अपनी फुल पावर पे लड़ता है तो एक मंस्टर बन जाता है वो। अब साइड में यहाँ पे नाइट्स गिल के बंदे भी खड़े होते हैं। दरवाजा खोलता है। फाइनली यहाँ पे गोटो रियोजी की टीम भी आ चुकी होती है, यानी कि जापानीज एस रैंक हंटर्स ने कावा इधर होती है। वो बता देती है जिन्वू के बारे में, क्योंकि ये सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। जिन्वू का रहा देख के गोटो को ऐसा लगता है कि ये कोई एसिन टाइप का हंटर होगा, लेकिन हाँ ने कावा क्लियर करती है कि नहीं, ये एक मेज टाइप का हंटर है। चाही को भी पता चल जाता है कि जिन वो आ चुका है। लिम टाइक भी कहता है कि अरे ये तो वही है ना जिसने हमारे मिनसूंग की कॉन्फ्रेंस खराब कर दी थी। अब ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं तो हानेकावा कहती है कि वैसे इनके फाइट का लेवल कुछ ज्यादा खास है नहीं, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं गोटो जी सर की फाइट्स देखती हूँ तो उनकी फाइट ज्यादा पावरफुल लगती है मेरे को। यहाँ पे साइड में कुछ ए रैंक के हंटर्स होते हैं जिनमें से एक होता है पार्क और वो नाइट्स गिल का गिल्ड मास्टर होता है। अब यार हानेकावा नहीं जानती होती पार्क को, तो यार ये अजीब सी बात हो जाती है। तभी यहाँ पे पीछे से चाय ही आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे कुछ हंगामा मत करना, तो गोटरेजी कहते हैं ठीक है। फिर अब यहाँ पे सारे के सारे एस रैंक के हंटर्स हैं ही, तो क्यों ना हम सारे के सारे मिलके एक छोटा सा फ्रेंडली मैच रखें। तुम लोग यहाँ पे इस मैच के रूल्स को डिसाइड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गूही कहता है ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे कि इस फाइट से मेजेस को दूर रखेंगे क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता, और नॉन कमिटेड हंटर्स को भी दूर ही रखेंगे। ओके, बाकी सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेक रूल्स बताता है ठीक है, अगर कलाई को पकड़ लिया या फिर बैक को टच कर दिया, ठीक है, या फिर नीचे गिरा दिया, ये तीनों में से एक भी हुआ तो बंदा आउट हो जाएगा। ओके, तो जो कोरिया के टीम के बंदे होते हैं वो होती है चाहे लिम्मा और बेक। वहीं अगर हम बात करें जापानीज टीम की तो इसमें भी 4 ही बंदे होते हैं, टाटा कुमामोटो होशिनो और टाना का। ठीक है, अब यार ये वर्सेस होने वाला है दोनों टीम के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पे नए हो तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।